हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज हमारे इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है टैक्सेशन। इस पेपर के दो पार्ट है बच्चा। एक पार्ट आपका डायरेक्ट टैक्स का, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो 60 मार्क्स के लिए है और जीएसटी है वो 40 मार्क्स के लिए रहेगा। और साथ में इंस्टीट्यूट ने 60 में से 30% आपका एमसीक्यू रखते हैं और 70% आपका सब्जेक्टिव पेपर है, प्रैक्टिकल भी है। और इसी तरह 30 और 70 का रेशियो यहाँ बना रखा है। तो कुल मिला के पेपर नंबर 4 है हमारा ये टैक्सेशन का, जिसके दो पार्ट है, एक इनकम टैक्स है, दूसरा जीएसटी है। और ये 60 मार्क्स का इनकम टैक्स रहेगा हमारा और जीएसटी रहेगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से 30% क्या रहेगा, एमसीक्यू। अगर हम इसकी बात करें तो इनकम टैक्स में टोटल 18 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि 18 एमसीक्यू आए, मैंने कहा 18 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। ये 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स का एमसीक्यू बना पूछ सकता है। और ऐसे ही जीएसटी में 12 मार्क्स के क्या आएंगे आपके एमसीक्यू, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा पार्ट ए, इनकम टैक्स। इंस्टीट्यूट आपको इनकम टैक्स के 3 मॉड्यूल देगा और जीएसटी के 2 मॉड्यूल है। कुल मिला के 5 मॉड्यूल्स हमारे रहेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। काफ़ी बड़ा सिलेबस है हमारा। तो भाई बिना टाइम खराब किए इस सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट। इनकम टैक्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि सर ये इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। ये वर्ड बना है बेटा 2 चीज़ों से, एक है इनकम और दूसरा क्या है टैक्स। कि हमारी इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कह देंगे, इनकम। हमारी इनकम का मतलब क्या है, देखिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो सबसे पहले आपसे डिमांड करेगा कि सर मेरा टैक्स कितना बनता है। तो इस डिमांड के लिए आपका जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो ये रहेगा कि आपकी इनकम क्या है। अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होती है, या तो मैं कहीं पर नौकरी करता हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट में हूं तो मुझे सैलरी की इनकम आ रही है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे पास प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है मेरे पास। तो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होती है हर एक पर्सन की, और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स के अंदर हमारे इनकम के कितने सारे सोर्सेज हैं, पहले तो वो समझते हैं। एक इनकम टैक्स के अंदर आपके जो सोर्सेज हैं वो 5 तरीके हैं बेटा। मतलब इंडिया में आप 5 तरीके से इनकम को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है सैलरी का। मैं मेरे क्लाइंट से पूछता हूं तू क्या काम करता है, वो कहता है सर मैं तो एक कंपनी में काम करता हूं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, और कंपनी वाले उसको सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसका इनकम का सोर्स क्या हो गया, सैलरी हो गया। हो सकता है सर उसे कोई रेंट मिल रहा हो, और रेंट भी किसका, हाउस प्रॉपर्टी का। उसको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिलता हो, मेरे पास एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दे रखा है, और उस बिल्डिंग का जो रेंट मुझे मिलता है बेटा वो मेरे हाथ में क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तीसरा आदमी हो सकता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता हो, कि उसका कुछ बिजनेस हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा वो। एक होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। सर ये कैपिटल एसेट्स क्या होती है, मेरे पास कोई गाड़ी है, अ, मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई ज्वेलरी है, तो इनको अगर मैं बेचता हूं, इससे जो मुझे प्रॉफिट होगा उसे हम क्या बोलूंगा, कैपिटल गेन कह दूंगा। ये है हमारे 4 स्पेसिफिक हेड। इनकम टैक्स इनको हेड कहता है। हम सोर्स ऑफ इनकम कह रहे हैं, इनकम टैक्स इनको हेड कह रहे हैं कि इन 4 हेड से आप इनकम को अर्न कर सकते हैं। पर यदि इन 4 में से कोई इनकम नहीं है, आपने कोई नए हेड से इनकम कमा ली, लॉटरी से आपने इनकम कमा ली, मैं केबीसी में गया और वहां पे मैंने पैसा जीत लिया, सभी लोग तो जीते नहीं वहां पर, तो वो आएगा आपका 5वां हेड, जिसको हम अदर सोर्सेज कहेंगे। कि आपके जो सोर्स है वो अदर सोर्सेज आपने इनकम को कमाया है। तो ये जो आपने इनकम कमाई है इन 5 हेड से या 5 सोर्सेज से, तो इन पर आप टैक्स निकालते हो, हम क्या बोल देंगे, इनकम टैक्स कह देंगे। तो आइए हम बेसिक वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड टैक्स का मतलब समझते हैं, और टैक्स के बाद में किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है वो हमारा इस सेशन में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला
पेज नंबर 1.13 पे आइए, हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, मई 20 और नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए, कि आपका मई 20 और नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर टैक्स का मतलब क्या है बेटा? टैक्स का मतलब एक ऐसी पेमेंट जो मैं सोसाइटी में रहने के लिए पे करता हूं। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उसके लिए जो मैं पे कर रहा हूं बेटा, उसमें हम टैक्स कह रहे हैं। तो ऐसा ही इंस्टीट्यूट ने भी लिखा हुआ है, टैक्स एज ए कंसिडरेशन। टैक्स को आप कंसिडर कैसे कर रहे हैं? कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। इस पे एमसीक्यू मार्क कर लेना, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ पोर्शन हमारा एमसीक्यू भी आता है। तो सर किसी सोसाइटी में रहने का जो भी अमाउंट मैं पे कर रहा हूं उसे हम क्या कह देंगे? टैक्स कह देंगे। टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि जिस भी पर्सन ने इनकम को अर्न कर रहा है, जो भी पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को अमाउंट पे करता हो, क्या हो गया? आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे मैं पैसा कमाता हूं बेटा, और मैंने जो पैसा कमाया है उसका एक हिस्सा मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, और वो हिस्सा मुझे किसी से रिकवर भी नहीं करना, उसे हम क्या कह देंगे? डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया जो आप लोग पे कर रहे हैं, कि सर कोई गुड्स या सर्विसेज आप परचेज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो आपने पेमेंट किया है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझिए कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और जो भी आपने खाना खाया, जो फूड आपका है, उसका बिल आया 1000 रुपीज, और उस पर आपने टैक्स पे किया है, मान लेते हैं साहब 100 रुपीज का। तो टोटल पेमेंट आप कितना कर रहे हैं? 1100 रुपए का आपने जो पेमेंट किया है, ये आपने किसको दिया? गवर्नमेंट को नहीं दिया, उस रेस्टोरेंट के मालिक को दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो 1000 रुपीज वो तो रेस्टोरेंट के ऑनर के खुद के हैं, और ये 100 रुपीज जो मैंने पे किया टैक्स का, ये कहां पर जाएगा? ये ऑनर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। इसका मतलब ये पैसा निकला मेरी जेब से ही है, पर पहुंचा कैसे? ऑनर की जेब से गवर्नमेंट के पास पहुंचा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे इनकम टैक्स में दो तरह की, सॉरी, हमारे टैक्स के अंदर दो तरह के टैक्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा से देखते हैं डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली on the income or wealth of a person, then it is a direct tax. The person who pay the tax to government cannot recover it from somebody else. तो याद रखना बेटा, ऐसा टैक्स जो इनकम पर लग रहा है या वेल्थ पे लग रहा है, वेल्थ टैक्स तो खत्म हो चुका है बेटा, अब इनकम टैक्स ही बचा है हमारा, और पे टू गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी, तो इसे वापस मैं किसी से रिकवर नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट टैक्स हो गया। एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स। दूसरा कौन सा? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है, जो मैंने पे किया है, उसे हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका एग्जांपल दे रखा है जीएसटी, custom duty. In case of indirect tax, person paying the tax pass on the incidence to another person. कि सर मिस्टर ए ने जो गुड्स परचेज किया वो मिस्टर बी को बेच दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेच दिया, और मिस्टर सी ने डी को बेचा है। तो ऐसे ही गुड्स बिकता है बेटा। जैसे आप भी कोई सामान परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट परचेज किया है, तो क्या आप उससे परचेज कर रहे हैं जहां से ये चिप्स बनाए? नहीं सर, हम तो हमारे कॉर्नर शॉप से ले रहे हैं। कॉर्नर शॉप वाला होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर वाला हो सकता है किसी डीलर से लेके आ रहा हो, और डीलर क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से लेके आ रहा है। तो ये बीच में सीरीज ऑफ चेन है बेटा, एक पूरी एक सप्लाई की एक चेन बनती है कि ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने सी को सप्लाई किया और सी ने डी को सप्लाई किया। अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा कि जो मिस्टर ए ने बी को जब सप्लाई किया होगा तो इसने इसको टैक्स पे किया होगा, सी ने बी को टैक्स पे किया होगा, और डी ने सी को टैक्स पे किया होगा। अब इस केस में क्या होगा कि सर जो टैक्स पे कर दिया है बी ने और जो मिला है उसको सी से, तो जिसने जो पे किया है, जो मिला है, वो क्या करेगा? आपस में एडजस्ट कर लेगा। इसे हम आईटीसी का कंसेप्ट कहते हैं बेटा, जो हम जीएसटी में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना?
हम जीएसटी में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, उस चैप्टर नंबर 6 के अंदर पूरा मैं आपको बताऊंगा आईटीसी मिलता कैसे है। पर फिलहाल इतना याद रख लीजिए बेसिक के अंदर कि सर जो भी टैक्स आपने पे किया है वो आपको वापस रिकवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो पास होना 1% टू अनदर पर्सन पास होता है, तो वो क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे एक डायग्राम भी बना के दिया है गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट ने। टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया दो टाइप के टैक्स हो गए, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और भी हैं बहुत सारे बेटा, पर आपके सिलेबस में कस्टम ड्यूटी भी आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे आप, और इनकम टैक्स वगैरह ये सब आपने यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है सर टैक्स लगाती क्यों है गवर्नमेंट। देखिए टैक्स गवर्नमेंट का बेसिक रेवेन्यू का सोर्सेज है। आज जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट को रूल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है बेटा, ताकि गवर्नमेंट लोगों को अच्छे हॉस्पिटल दे पाए, एजुकेशन दे पाए, अच्छी सड़कें हमें मिल सकें। तो ये हमारा ही टैक्स का पैसा है जो गवर्नमेंट हम पे वापस खर्च कर देती है। आज जो डिफेंस के अंदर जब देख रहे हैं बेटा, हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसको जितना भी खर्चा हो रहा है बेटा वो हमारे टैक्स का पैसा ही जो इनके पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और हम ही पर खर्च कर देती है बेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसीलिए टैक्स की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। आइए देखते हैं कैसे लिखा इंस्टीट्यूट ने। वाई आर टैक्स लेविड, द रीजन for levy of tax is that they constitute the basic source of revenue to the government. Revenue so raised is utilized for meeting the expense of government like defense, provision of education, healthcare, infrastructure facility like road dam etc. तो बता रखा है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट के बेसिक रेवेन्यू का सोर्सेज है, तो मैंने बताया अभी आपको, और गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इसे यूटिलाइज कहाँ कर रही है, डिफेंस में, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में वो इसे यूज कर रही है। तो इसलिए हमारी टैक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर टैक्स पे कब करना होता है। अब जैसे मैंने मान लीजिए 5 साल इनकम कमाया, तो क्या मुझे हर दिन टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर मुझे हर साल के एंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा, या क्वार्टर एंड पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे रखा है, और कंसेप्ट क्या है आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सर ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अपने अकाउंट्स को आप मेंटेन कर रहे हैं बेटा, जो स्टार्ट होता है 1/4/2019 से और एंड होगा 31 मार्च 2020 पर, ये जो 12 महीने का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ का, इस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर में आप इस इनकम पे टैक्स पे करेंगे। जो भी आपने इनकम अर्न की है इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस पे हम टैक्स पे करेंगे। तो एक साल तो होता है कमाने वाला साल, एक साल होता है टैक्स पे करने वाला साल। तो जिस साल आप इनकम को कमा रहे हैं उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस साल हम इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो मैं आपको पूरे इनकम टैक्स में हमारा प्रीवियस ईयर 1920 आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, और इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2021। अगला साल कौन सा हो गया, 2021, क्योंकि पहले आप इनकम को अर्न करेंगे तभी तो उस पर आप टैक्स दे पाएंगे। तो जब आप टैक्स पे कर रहे हैं उसे हम क्या कह देंगे, 2021। ठीक है बेटा, तो आइए पहले इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 31, 1.31 पे आ जाइए। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट आपको दे रखा है यहां पर। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस ईयर में आप इनकम को अर्न कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर है, और जिस ईयर में इनकम पर आप टैक्स पे कर रहे हैं वो क्या हो गया, आपका असेसमेंट ईयर हो गया। देखिए, हो सकता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है सर 1 अप्रैल 19 को, तो ये ईयर कब एंड होगा हमारा, 31 मार्च 2020 को। तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 1920, जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 14 से हो रहा है,
और इसके बाद वाला ईयर कौन सा आएगा मेरा, हमेशा असेसमेंट ईयर होगा, जो कौन सा होगा 2021 वाला। ठीक है, अब समझो सर यदि मेरा प्रीवियस ईयर नहीं है तो मेरे पास असेसमेंट ईयर भी नहीं आएगा। और प्रीवियस ईयर कब आएगा, जब मैं इनकम को अर्न करूंगा, और इनकम को अगर मैंने अर्न किया है तभी उसका असेसमेंट ईयर आएगा। तो एक बात तो सर कंफर्म्ड है कि जो असेसमेंट ईयर है वो तभी आएगा जब आपके पास प्रीवियस ईयर होगा, और ये प्रीवियस ईयर के बाद आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा, और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ठीक प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, पर प्रीवियस ईयर के बारे में ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हो सकता है मैंने लास्ट ईयर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने अक्टूबर मंथ के अंदर, तो प्रीवियस मेरा अक्टूबर से मार्च तक रहेगा, और असेसमेंट ईयर क्या होगा बेटा, अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक रहेगा। तो प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर हमेशा क्या रहेगा आपका 12 मंथ का रहेगा, क्योंकि इसके बाद ही आना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारे मॉड्यूल में कैसे लिखा हुआ इसको। प्रीवियस ईयर आपका 90-20 है, तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा हो गया आपका, असेसमेंट ईयर हो गया। ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। सबसे पहली लाइन, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। देखिए बेटा, ये सेक्शंस नंबर इतने याद नहीं रखने, आपको याद होते तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट पे आपको सेक्शंस नंबर नहीं पूछते। दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो ये एमसीक्यू में लिखना बेटा, प्रीवियस ईयर का जो पीरियड होता है हमेशा कितना होता है, 12 मंथ का, जो स्टार्ट कहां से होगा, 1 अप्रैल एवरी ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज ए प्रीवियस ईयर। तो क्या लिखा बेटा, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं वो कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर होता है। सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर विच इज असेसमेंट ईयर। कि सर जिस इनकम पे आप टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, असेसमेंट ईयर। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 90-20, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा इसका, 2021। ठीक है, अब दो बातें यहां पर लिख के दी इंस्टीट्यूट ने अलग से। पहली बात कि असेसमेंट ईयर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा आपका, 1 अप्रैल से, ये पहली बात है, और ये ऑलवेज कितने पीरियड का होगा, 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यू में आ सकते हैं आपके, हम साथ साथ में इसके एमसीक्यू भी निकालते रहेंगे। आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए बिना देखे बताइए प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया सर, ऐसा ईयर जिसमें आपने इनकम को अर्न किया वो आपका प्रीवियस ईयर है, या फिर मैं कह सकता हूं सर जो असेसमेंट ईयर से जो पहले होता है वो कौन सा होता है, आपका प्रीवियस ईयर होता है। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एज मेंशन अर्लियर, द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल असेसमेंट ईयर। तो एक ही बात को इन्होंने बार बार लिखी है बेटा, तो कुल मिला के सिर्फ 2 लाइनों का कंसेप्ट है। जिस ईयर में इनकम को अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर है, और जब उस पर टैक्स पे करेंगे वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कि बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी अभी आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हमारा 1 अक्टूबर 2019 को किया है, तो बताओ बेटा ये इस ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2020 को हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर कहां से कहां आ रहा है बेटा, मेरा प्रीवियस ईयर आ रहा है मेरा 1 से लेके 31 मार्च 2020 तक आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2021। इस ने इसका एग्जांपल भी दे रखा नीचे, देखो एग्जांपल क्या है, इज रनिंग ए बिजनेस फ्रॉम 93 ऑनवर्ड्स, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब न्यूली सेटअप तो है नहीं ये, 93 से बिजनेस चले जा रहा है आपका, तो 2021 तो क्या हो गया आपका असेसमेंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया बेटा, इसका प्रीवियस ईयर हो गया 90-20। ठीक है, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप हिज प्रोफेशन। अब देखो एक सी है, उन्होंने अपना नया प्रोफेशन सेटअप किया है 1 जुलाई 19 को, तो 1 जुलाई 19 को आपने अपना न्यू बिजनेस सेटअप किया है। तो मुझे बताओ बेटा, सॉरी 1 जुलाई है ये,
1 जुलाई 2019 को अपने बिजनेस को सेटअप किया है, तो ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 को। तो ये जो आपके मंथ है बेटा, ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। इसके बाद वाला क्या आएगा आपका? असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 20 तक। तो ये था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का इतना ही। थैंक यू।